हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अंकित, सूरज, गुड मॉर्निंग। हेलो जैन स्टूडेंट्स। अतुल, आइए बच्चे जल्दी से। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रोहित, प्रांशु, सूरज, रोहित, जय हिंद बच्चे, आइए जल्दी आइए। हाँ जी सचिन, राम राम जी। गुड मॉर्निंग बच्चे। अतुल गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग। रोहित बच्चे एकदम मस्त, बिल्कुल। आप कैसे हो? हाँ जी ठीक है। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल सर, बिल्कुल हरियाणा से आए सर। अच्छा रोहित बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्लियर? चलिए, अच्छा मुझे एक बात बताइए, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हम फिजिक्स कर रहे थे और इस फिजिक्स में ऑप्टिक्स जो थी उसका एंड था, और मैंने आपको बताया था। हाँ बिल्कुल, अब पीडीएफ अपलोड होनी है, बस टेंशन ना लो। हाँ जी बिल्कुल संदीप, बिल्कुल बेटा। हाँ देखिए, मैंने कहा था कि मैं आपको 12th वाला पार्ट कराऊंगा, 12th फिजिक्स का, ठीक है। और इस 12th फिजिक्स को 3 हिस्सों में हमने तोड़ रखा था। ध्यान देना बच्चे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग योगेश बेटा। हाँ जी, पहला था ऑप्टिक्स और एक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलो, मैग्नेटिज्म, ठीक है जी। और एक पार्ट था इसमें मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चे जी। हाँ जी, संदीप फिजिक्स में बहुत वीक हो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं, सब अच्छे होंगे। वाह विपिन, बड़ी अच्छी लाइन बोली है आपने, तो बनाइए खुद, बहुत बढ़िया बेटा थैंक यू। चलो देखो, ऑप्टिक्स हमारी कवर हो चुकी है, ठीक है। इसके अंदर जो पार्ट रह गया है, सुनना बच्चे ध्यान से, एक रह गया क्वेश्चन डिस्कशन। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी हम। अभी आज की क्लास में थोड़ा सा पार्ट रह गया इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस का पार्ट रह गया, डिफ्रैक्शन रह गया, थोड़ा सा पोलराइजेशन और बताऊंगा। और फिर से एक बार इस बुक को, जो यूनिट है उसको ओवरव्यू करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन सीरीज कैसे? आने वाली अब जो क्लास होगी, 1-2 क्लास होगी, उसमें शायद मैं टाइम एक्सटेंड करूं और मैं केबीसी खेलूंगा जी। केबीसी का मतलब है जी कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। हाँ जी ठीक है। तो उसमें क्या होगा बच्चे, ध्यान से चलना, इसमें जितने भी क्वेश्चन ऑप्टिक्स से आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चन आए उन सारे क्वेश्चंस को एक जगह कलेक्ट करूंगा, और कलेक्ट करके तुम्हारे सामने यहाँ क्वेश्चंस को बोलूंगा हिंदी और इंग्लिश में, और आपको उसका जवाब देना होगा। क्लियर है? फिजिक्स पढ़ने की स्ट्रेटजी बेटा, सब चीज बताऊंगा, बुक भी बताऊंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा, सब चीज। अब देखो, एक में क्वेश्चन सीरीज रहेगी, एक न्यूमेरिकल सीरीज, न्यूमेरिकल असाइनमेंट। और ये सब चीज जो है, ये और ये कॉन्सेप्ट है, ये नोट्स में अपलोडेड है, आपका नोट्स में आ चुका, बस आपकी वेबसाइट पे डालना है, ठीक है जी। बात समझ आई? और इसके बाद जब मैं क्वेश्चन करा दूंगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन डिस्कशन है, फैक्ट है, न्यूमेरिकल है, तो उसके बाद ऑप्टिक्स आपसे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से कोई भी क्वेश्चन करना चाहे, रुपए भी मिलेंगे, हाँ रुपए नहीं, रुपए से बढ़ के चीज मिलेगी, वो होगी शाबाशी, ठीक है जी, बिल्कुल शाबाशी देंगे हम। ये हो गया। अब देखो, अब आपके पास दो हिस्से, बहुत सारे बच्चे टेंशन ले रहे हैं, सिलेबस होगा नहीं होगा। अरे भाई मैं कह रहा हूं जनवरी की बोल रहे हो, जनवरी से पहले सिलेबस हो जाएगा, जनवरी के एंड से पहले पहले। रिवीजन भी देना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा है। चलिए, साथ साथ में देता रहूंगा रिवीजन। अब मुझे एक बात बताइए, दो पार्ट हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व वाला पार्ट, और एक है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, जिसमें सेमीकंडक्टर, एटम्स, न्यूक्लियाई, ये पूरा पार्ट होगा, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे मुझे आप ये बता दो कि इसके बाद ये पार्ट लें कि ये लें, ठीक है। मेरी तरफ से तो कुछ भी ले लो जी, जो चाहिए वो करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जैसे इस पार्ट को कराया है, इसमें असाइनमेंट कनेक्टेड होगा, इनका इसका नोट्स देख के ही आपको लग जाएगा सर बहुत अच्छा हो रहा है। 12th का कोई पार्ट होगा, उसके अलावा कोई भी कहीं से क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे, ठीक है।
लेवल रखूंगा इसमें कि भाई ये लेवल दे दिया, उसके बाद एडवांस लेवल पे जाना। ठीक है बच्चे, आपके लिए आया हूं, रात को 1 बजे पहुंच के फिर यहां वापस लौटा हूं। ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ जी, नोट्स मिल जाएंगे बेटा हिमांशु, अभी मिल जाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स, थ्योरी ने कॉन्सेप्ट हैं, हाँ ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं, फिर मॉडर्न फिजिक्स को ले लेंगे, मॉडर्न फिजिक्स को ले लेंगे, या फिर इसमें से कोई एक पार्ट ले लेंगे। ठीक है जी, हाँ जी, आज की क्लास ऑप्टिक्स पे ही रहेगी। चलिए यहां ध्यान देना, इधर ध्यान देना, कोई भी बच्चा ये टेंशन ना ले, और सर से या किसी से भी, मुझसे भी नहीं पूछने की जरूरत कि सर सिलेबस होगा नहीं होगा। भाई सिलेबस की टेंशन आपसे ज्यादा मुझे है, और बहुत पहले सिलेबस हो जाएगा, फिजिक्स का रिवीजन इतना हो जाएगा कि तुम्हें, हाँ जी बच्चे मैं करा दूंगा अपना आप जो भी है। अच्छा विपिन बताऊं, चलो बच्चे इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमने इसमें कराया था बच्चे ह्यूमन आई के बारे में, चलिए अब मैं देखता हूं हल्की सी झलक। मैं परेशान हुआ, इधर उधर गया, लेकिन आपने कितना पढ़ा इससे तो वक्त बताएगा। एक कंडीशन है, आप देख के नहीं बताओगे। चलिए क्वेश्चन पूछता हूं, ऐसी कौन सी बीमारी है, अब तक मेरा वक्त था बोलने का, अब मैं आपसे पूछूंगा, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। जल्दी जवाब चाहिए मुझे, हाँ जी जल्दी बोलो बच्चे। ऑप्टिक्स फिनिक्स, गौरव फिजिक्स हो नहीं जाएगी, हो गई, हाँ जी सबसे पहले जवाब आया गौरव का, कलर ब्लाइंडनेस, बहुत अच्छे बेटा, हाँ जी हाँ जी हाँ, रंगहीनता जिससे बोलते हैं, हाँ जी हाँ बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल, हाँ जी नहीं बच्चे इवनिंग में क्लास नहीं होगी, हाँ जी समझ आया। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, बताइए मायोपिया जिसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, उस निकट दृष्टि दोष को करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी बताइए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए है कॉनकेव, हाँ बिल्कुल ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कॉन्वेक्स, अवतल, अवतल बिल्कुल ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब कुछ ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन ये था कि इमेज जो बनती है, इमेज जो अच्छा कर रहे हैं बच्चे सब, इमेज जो बनती है वो कितने टाइम में बनती है, 1 सेकंड का कौन सा हिस्सा होता है, इमेज का टाइमिंग बताओ। हाँ जी इमेज टाइमिंग, बेटा आर्य जो ड्यूल नेचर होगा वो सब इसमें ही आ जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स में पूरा। 0.3 गलत बताया, 1/16 सेकेंड, 0.3 तो पलक झपकाना था जी, बात समझ आई, हाँ जी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास कि, हाँ हाँ बच्चे बिल्कुल ठीक है, 1/16, हाँ जी बताइए रेटिना पर इमेज कैसी बनती है, ये चीज इंग्लिश में बोल सकते हैं, द इमेज फॉर्मेशन ऑन रेटिना इज, हाँ जी रेटिना पर इमेज कैसे बनती है। मैं आपसे पूछता हूं, रेटिना पे इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, हाँ जी बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके पास ह्यूमन आई से रिलेटेड, बताइए आंख का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, आंख का, यादव जी बताइए, यादव जी हाँ जी, आंख का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, जल्दी। कॉर्निया, बिल्कुल सही जवाब बच्चे, कॉर्निया, कॉर्निया बिल्कुल सही है, हाँ जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगर मेरा ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में होगा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में होगा, इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के केस में अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में, तो इमेज कहां बनेगी, जवाब चाहिए, हाँ जी इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी, बहुत अच्छी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, हाँ जी बताइए। येलो क्या है, येलो, अच्छा ये बताओ येलो का कॉम्प्लीमेंट, पीले रंग का कॉम्प्लीमेंट कलर कौन सा है, बहुत बढ़िया बेटा सही जवाब है, बियॉन्ड सी, हाँ जी जल्दी से बताइए येलो का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ब्लू, बहुत अच्छा वेरी गुड,
हाँ जी हाँ, सही बात, बिल्कुल सही बात। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है करेक्शन के लिए? बाईफोकल, द्विफोकल लेंस किस में करेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? नहीं पता? बोलो बोलो। प्रेस बायोपिया, बिल्कुल सही जवाब। योगेश जी, यादव, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे। जरा दृष्टि ठीक है, प्रीतम, हाँ, सचिन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, अब तो मुझे लगता है कि अब तो शायद बुक का सहारा लेना पड़ेगा क्वेश्चन पूछने के लिए आपसे। चलिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पूछता हूं। क्वेश्चन पूछता हूं बच्चे, ध्यान देना, ठीक है जी। क्वेश्चन ये है, आंख में प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को, आंख में प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को कौन रोकता है? इन द इनसाइड ऑफ आई, आई के अंदर जो होता है वो रिफ्रैक्शन ना हो, इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो, उस इंटरनल रिफ्लेक्शन को कौन रोकता है? ऑप्शन है आपके पास स्क्रीन पर, काचाभ्य द्रव जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं, दूसरा रेटिना, तीसरा कोरोइड, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन जरा हटके, ऑप्शन दोबारा बोलता हूं, काचाभ्य द्रव, विट्रस ह्यूमर, रेटिना या कोरोइड। मतलब जैसे आंख, क्वेश्चन समझाता हूं, आंख में लाइट गई, जाने के बाद फिर ऐसा ना हो कि भाई लाइट वापस आ जाए, अंदर ही अंदर उसे रोक लेता है, क्या होता है? हाँ जी, ए विट्रस ह्यूमर, गलत जवाब। विट्रस ह्यूमर क्या होता है? वो तो काचाभ द्रव, वो तो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। नहीं जी, इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही जवाब सचिन, आपने जो बोला वो सही जवाब था कोरोइड। कोरोइड बिल्कुल ठीक है बेटा, कोरोइड। देखो अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे अच्छे से, हाँ कोरोइड बिल्कुल ठीक है। चलो बताइए, निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? फॉर द करेक्शन ऑफ, फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया कौन सा लेंस होता है? अभी बताया था, बता दो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, बताइए, सन ग्लासेस की डायोप्टर, सन ग्लासेस की पावर कितने डायोप्टर होती है? सन ग्लासेस की पावर कितने डायोप्टर होती है? 0 डायोप्टर, बहुत बढ़िया। यार बच्चे तुम पढ़ने वाले तो हो सबके सब, ठीक है ठीक है ठीक है। वो तो अभी एक बार केबीसी होगी तो केबीसी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लाऊंगा, ठीक है। काश अगर तुम ऑफलाइन होते तो मैं तुम्हारा ग्रुप भी डिवाइड कर लेता, अल्फा बीटा गामा, और मैं 3 ग्रुप डिवाइड करके फिर जो मेरे से गिफ्ट बनता वो देता भी हूं, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, मुझे एक बात बताइए कि सोप बबल, सोप बबल जो बबूला बनता है साबुन के अंदर, वो किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन नहीं दे रहा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसका एग्जाम्पल है? जैकेट मस्त है, जवाब दीजिए आंसर, हाँ जी। बुलेट प्रूफ है सर जी, जैकेट, हाँ बुलेट प्रूफ, जल्दी बताइए। इंटरफेरेंस, बिल्कुल सही बात। व्यतिकरण, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दे रहे हो बच्चे, शाबाश। अब देखो, इसी इंटरफेरेंस से स्टार्ट करता हूं। आपके जवाब इतने फास्ट आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में ही बात कर रहा हूं आपसे। चलिए जी, इंटरफेरेंस, ह्यूमन आई के बारे में बात हम कर चुके थे। ह्यूमन आई का आपको कोई भी कहीं से भी कैसे भी पूछे तो आप बता सकते हो। अच्छा, ह्यूमन आई का कंपैरिजन किससे किया गया है? बताइए, कैमरे से, फिल्म से, रील, कुछ भी बोल सकता है इस तरह से, किससे इसका इस्तेमाल किया गया? हाँ जी, कैमरे से, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, ठीक है, अब यहां ध्यान देना, अब बात करते हैं हम। अच्छा, मैंने वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करी थी ना, वेव ऑप्टिक्स जब मैंने स्टार्ट करी थी तो वेव ऑप्टिक्स में मुझे बताओ, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था वेव फ्रंट का, वेव फ्रंट। एक बात पूछने जा रहा हूं, ध्यान से जवाब देना, क्या क्या न्यूटन इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर पाए थे? क्या न्यूटन की रे थ्योरी,
क्या न्यूटन की रे थ्योरी इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर सकती है? नो, नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ। सही बोल रहे हैं, जवाब ऐसे दो बेटा, डंग के झूठ बोल रहे हो, ये गलत जवाब है। हाँ जी, ठीक है, हाँ नहीं। अच्छा, क्या हाइगनस की हाइजन जो थे उनकी थ्योरी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को प्रूव कर रही थी? विपिन बेटा ऐसे कमेंट मत लिखो, मुझे हंसी आती है फिर। हाँ जी हाँ, कह झूठे हो गुरुजी आप। ये बोलो यस सर नो। हाँ बिल्कुल यस, सही जवाब, ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे। चलिए बच्चे, अब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस के बारे में, और इस इंटरफेरेंस में क्या क्या कंडीशन थी वो बताता हूं। देखो, एक वर्ड होता है जी कोहेरेंट, कोहेरेंट, ध्यान देना बच्चे। इसके बाद आता है इंटरफेरेंस, ठीक है। इस इंटरफेरेंस में सुनना क्या बताता हूं, ध्यान ध्यान देना। ये इंटरफेरेंस, ओ जी, इंटरफेरेंस को हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण, ये बात ही आपको पता है, इसके एग्जाम्पल भी आपको पता है, ठीक है, बात समझ आई। अब इस व्यतिकरण में हम बात करते हैं, इंटरफेरेंस की बात करते हैं, कोहेरेंट की बात करते हैं। ये इंटरफेरेंस है क्या? जब हाइगनस की वेव थ्योरी आ गई थी, हाइजन की जब वेव थ्योरी आ गई थी, तो एक बच्चा कह रहा है सर हंगामा खड़ा कर रहे हो, मतलब इतना अच्छा पढ़ाई लग रहे हो, बहुत बढ़िया, मतलब आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, क्वेश्चन बन रहे हैं, मेरा मेरा काम हंगामा खड़ा करना नहीं है। चलिए देखिए, बात करते हैं व्यतिकरण से। अच्छा, मुझे हंगामा से कुछ दो पंक्तियां याद आई, बताऊं क्या? बोलूं अगर आप कहो तो, क्योंकि यही तो क्लास है जिसमें थोड़ा सा ऐसा कि हाँ भाई ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं। आपकी जय हो। अच्छा नहीं नहीं, चलो बोल देता हूं, चलो सुनो ध्यान से। हाँ जी बिल्कुल, भुलवाना विलेज से हम, सुनो ध्यान से। ये बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे थे सर हंगामा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, यस सर की वो आवाज आ रही, क्वेश्चन अच्छे सब बच्चे जवाब दे रहे हैं। हाँ जी, अक्षय, श्याम जी, हाँ जी, देखिए रितेश, देखो बच्चे हाँ देते, उज्जवल, बोलता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना, अरे सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद ये है कि सिलेक्शन होना चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद ये है कि तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए। बढ़ गई है पीर सी, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। अरे तेरे दिल में ना सही तो मेरे दिल में ही सही, और मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन वो अब आग जलनी चाहिए, वो अब आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, अरे मेरा मकसद तो ये है कि तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन होना चाहिए। चलिए, वाह वाह वाह, इधर ध्यान दीजिए। चलिए बच्चे, व्यतिकरण की बात करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये जी अपनी बनाई हुई पंक्तियां हैं मेरी। चलिए बच्चे, इंटरफेरेंस में बात करते हैं जब व्यतिकरण की, तो यहां एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था यंग। क्या नाम था जी? यंग। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया डबल स्लिट लगा करके, यंग डबल स्लिट, इसे YDS भी कहते हैं, YDS, इसे बोलते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन्होंने दो स्लिट लगाई थी और उस स्लिट को लगा करके, हाँ बेकार की बात है, जब यंग डबल स्लिट लगाई थी तो यंग नाम के साइंटिस्ट ने उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब उस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना। देखिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDS क्या था। YDS कहता है कि इंटरफेरेंस, समझा रहा हूं बच्चे, अब इंटरफेरेंस हकीकत में होता क्या है। उन्होंने ये कहा कि देखिए ये कोई दो स्लिट हैं, स्लिट होता दो प्लेट्स के बीच में थोड़ा गैप जो होता है, ठीक है, और ये कोई सोर्स है, सोर्स वो होता है जहां से लाइट निकलती है। ये अगर कोई स्लिट है, और ये है बच्चे स्क्रीन, जिसे हम पर्दा कहते हैं, ठीक है जी। अब ध्यान देना, बात करते हैं इसमें, जब ये सोर्स है,
यहां से सोर्स से जब भी कोई लाइट जाती है, अच्छा आपको एक बात पता है ना, सोर्स से जब भी लाइट जाती है ऑल डायरेक्शन में जाती है, याद है ना, जब पोलराइजेशन और अनपोलराइज लाइट हमने किया था, पोलराइज मतलब एक पोल प्रॉपर लाइट सी, वो पोलराइजेशन अभी भी एक्सप्लेन करूंगा। तो जब यहां से लाइट जाती है तो बच्चे इन्हें बोलते हैं हम कोहेरेंट सोर्सेज। क्या बोलते हैं? कोहेरेंट। को का मतलब होता है सेम और हेरेंट मतलब होता है उनका डिफरेंस, उनका जो बीच में गैप है वो सेम है, जिसे क्लासबंद भी कहते हैं। ठीक है जी, क्लासबंद इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि इसका जो ये इस पॉइंट से बंद होता है और सेम डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बनता है, सुनना क्वेश्चन कैसे बनेगा पहले तो समझ लो होता क्या है। यहां से जब कोई लाइट जाती है तो वो लाइट हकीकत में ऐसे चलती है। देखो भाई, वेव ऑप्टिक्स है कि नहीं है? हाँ जी, ऐसे चलेगी। बोलो, वेव ऑप्टिक्स है कि नहीं है? ऐसी है। अब आप कहोगे सर वेव तो पूरी बनती है, कंप्लीट बनती है। भाई इधर ऑब्स्टिकल लगा हुआ है, रोक लगी हुई है, ये इधर नहीं जाएगी, इधर नहीं जाएगी तो ऐसे बनती जाएगी। और ऐसे एक्चुअल में होता क्या है, एक बनती है इसमें क्रस्ट, एक बनती है ट्रफ। श्रृंग और ग्रत आपने पढ़ा होगा, ऐसे करके एक डैश डैश में, एक डार्क में, एक डैश डैश में, एक डार्क में। डायग्राम बिगड़ेगा जब समझ नहीं आएगा, सुनते चलना साथ साथ। ऐसे यहां से डैश डैश डैश, ऐसे डैश डैश डैश, ऐसे डैश डैश डैश, ऐसे। और ये डायग्राम आपने 12th क्लास में देखा भी होगा। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद अब जब इनका ये कॉम्बिनेशन होता है, यहां से क्या करते हैं, यहां से एक वेव फॉर्मेशन बनती है और ये होती है स्क्रीन। स्क्रीन पे एक ऐसी फॉर्मेशन बनती है ऐसे, इसे बोलते हैं डार्क। फिर उतने ही गैप पे एक और बनती है डार्क, फिर एक और ऐसे इतने ही गैप पे बनती है ऐसे डार्क, और बीच में जो होती है इसे ब्राइट कहते हैं। ठीक है जी, बीच में जो बनती है इसे ब्राइट कहते हैं ऐसे। ये रहा डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इन्हें हम फ्रिंजेस बोलते हैं। क्लियर है? डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, और जब ये फ्रिंजेस बनती हैं ये एक छिद्र जो होता है, जो होल होता है, उसमें से पास करती हैं, और इन्हें हम बोलते हैं फ्रिंज। हिंदी में बच्चे फ्रिंज ही इन्हें नाम देंगे। फ्रिंज, फ्रिंज बनती है, एक होती है डार्क, एक होती है ब्राइट। डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इस तरह से फ्रिंजेस होती है। क्लियर है? हाँ जी। अब जब ये डार्क ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं, और इन डार्क और ब्राइट की फ्रिंजेस में दो तरह कंडीशन होती हैं। एक तो डार्क का मतलब समझ रहे हो, ये जो होती है ये हाई इंटेंसिटी की होती है, ये अधिकतम तीव्रता की होती है। हाँ जी। उसके बाद ये अधिक तीव्रता की होती है, ये कम होती है, ये ज्यादा होती है, ये ज्यादा, ये कम, ये ज्यादा। तो ये स्क्रीन के पर्दे पर हमें ऐसा दिखाई देता है जब ये फ्रिंजेस जाती हैं। ठीक है, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था और इसी का नाम दिया गया इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जिसे व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें डार्क ब्राइट इनकी फ्रिंज विड्थ पूछ लेता है कि इनकी क्या। अच्छा एक बात और सुन लेना, इसके अंदर जो ये गैप है ना, ये गैप सब में बराबर होता है जी, ये बात और याद रखना। फ्रिंज विड्थ होती है ये इक्वल होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी, ये इक्वल होती है। डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, हल्का सा कॉन्सेप्ट था बस, वो इसका समझना, ये इसका एक्सपेरिमेंट था। तो इन्होंने ये कहा था इंटरफेरेंस के अंदर कि जब भी कोई सोर्स से कोई लाइट जाती है, दो कोहेरेंट सोर्सेज क्लासबंद से जब वो निकलती है तो ऐसे करके फ्रिंज बनती हैं। एक डार्क होती है, एक ब्राइट होती है, एक डार्क होती है, एक ब्राइट होती है। क्लियर है? और इन डार्क और ब्राइट के बारे में कुछ उन्होंने बोला, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट की कुछ कंडीशन होती हैं, और इस डार्क ब्राइट में पहले बच्चे मैं आपकी इंटेंसिटी बताऊंगा, इसमें वो मुझे ये बतानी पड़ेगी इंटेंसिटी का कैसे रिलेशन होता है। एक बात और, जब भी कोई इक्वेशन होती है, याद आ रहा होगा 12th में आपने y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ऐसे करते थे, और यहां से क्या आता था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। याद है A1 और A2 इस्तेमाल करते थे? अगर आपने शायद थोड़ा बहुत 12th पढ़ी है तो किसी बच्चे को याद आ रहा होगा। ठीक है बेटा, स्पीडोमीटर हाँ लगेगा इसमें। कल जो दिक्कत हुई थी उस दिन वो इसी वजह से हुई थी, स्पीडो, क्योंकि ऐप अपडेट किया जा रहा है।
फिर से बताऊं रोहित, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहता है जब भी कोई लाइट दो सोर्स से जाती है, दो सिंगल सोर्स होते हैं, और जब वो लाइट के सोर्स जो होते हैं उनका सेम डिस्टेंस होता है, जब वो वहां से गुजरती है तो स्क्रीन पर, पर्दे पर कुछ ऐसा दिखाई देता है। डार्क ब्राइट कैसे बताऊं मैं आपको एक्सपेरिमेंट। अच्छा, वो कभी ऐसी शर्ट देखी है जिसमें ब्लैक व्हाइट और सेम विड्थ होती है? तो इस तरह का एक पैटर्न बनता है। ये जो पैटर्न बनता है इसे हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। क्लियर? फ्रिंज विड्थ इनके बीच की डिस्टेंस होगी, इन्हें फ्रिंजेस कहते हैं। डार्क ब्राइट ऐसे बनती हैं। क्लियर है? अगर ऐसा होगा कि सेम टाइप का बन रहा है, जैसे क्रस्ट टकरा रहा है, ट्रफ टकरा रहा है, या अपोजिट टकराएगा, तब ये फॉर्मेशन बनती है। क्लियर? हमें ज्यादा डीप से नहीं पढ़ना है इसमें। अच्छा, दो चीज होती है, एक A1 और एक E2। जब यहां से इंटेंसिटी निकल के आती है ना, इंटेंसिटी I इज इक्वल टू, वो निकल के आती है A1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस, पहले अंडर रूट के बारे में बात बताता हूं। A1 A2 से पहले अंडर रूट के बारे में देखिए, ये लिख देता हूं 2A1 A2 cos थीटा। इससे पहले बच्चे मैं एक बात और बताऊंगा आपको, सुनिए ध्यान से। इंटेंसिटी जो होती है ना, वो स्क्वायर होती है एम्पलीट्यूड के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप ये तो बता दो हमें, एम्पलीट्यूड होता क्या है? हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बताता हूं, एम्पलीट्यूड होता आयाम। क्या होता है? आयाम। जब भी कोई वेव चलती है, आप 11th क्लास में इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये कोई वेव है, जब यहां से कोई वेव चलती है, ऐसे वेव सुनाई दी। अच्छा, जब ये वेव चलती है तो इसे बोलते हैं बच्चे, इसका एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं जी? एम्पलीट्यूड। ठीक है? हिंदी में इसे आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम। आप देखिए, हिंदी में इसे बोलते हैं बच्चे आयाम। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लैम्बडा कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्बडा। ओ जी, लैम्बडा का मतलब होता है वेव लेंथ। वेव लेंथ, जिसे हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्लियर है? तरंग दैर्घ्य। ठीक है, हो गया। ये वेव है, ये तरंग है। आयाम, इसे श्रृंग ग्रथ, क्रस्ट ट्रफ, दो क्रस्ट के बीच की दूरी को हम वेव लेंथ कहते हैं, वेव की लंबाई कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ए आयाम उसका एम्पलीट्यूड होता है। क्लियर है? आपको पता है, जब भी कोई हम बोलते हैं, कुछ भी हम बोलते हैं, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो वो एम्पलीट्यूड की टर्म में ही होती है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है? बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, जब क्या होता है, ठीक है बच्चे, मुझे कमेंट्स देखना बंद हो गए, कमेंट्स नहीं आ रही आपकी, ऐसा लगता कि जैसे आप सो गए हो। बेटा नहीं आता टॉपिक अंकित, तभी तो पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना। अब जो क्या होता है, यहां से वेव्स चलती हैं। जब ये वेव्स चलती हैं तो ये हमारा, अच्छा देखो सब बच्चे ध्यान देना, मैं यहां बताने लग रहा हूं। ठीक है, यहां ध्यान देना, इधर ध्यान देना जी प्रैक्टिकली। ये एक वेव है, ये एक वेव है, जर्नल वेव। ठीक है? ऐसे ये मेन वेव है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा बेटा, ध्यान देना। ये कोई जर्नल वेव है, ऐसे इनिशियल की वेव ली। अच्छा बताओ, इसमें इस वेव का ये क्या है? ये जो है इसे एम्पलीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। ओ जी, आयाम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये इसका है एम्पलीट्यूड। ठीक है? अच्छा, मैंने कहा वेवलेंथ, क्या इस वेव का इस वेव तक, यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहेंगे हम? वेवलेंथ। क्या कहेंगे? वेवलेंथ। क्लियर है? हाँ जी, सब शांति से सुन रहे हैं तो ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्या है? वेवलेंथ। तो जर्नल वेव है, ये वेव होगी। मैंने कहा इस वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ाओ। एक वेव दोबारा बना रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने कहा इस वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ाओ, आप क्या कहोगे? ऐसे ऐसे ऐसे। देख रहे हो, वेव जहां कंप्लीट हुई थी वहीं कंप्लीट हुई है, लेकिन उसका आयाम बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। क्लियर है जी? बात समझ आई? ठीक है, मैंने कहा ये जो जर्नल वेव थी ना, इस जर्नल वेव का वेवलेंथ बढ़ाओ। वेवलेंथ बढ़ाना मतलब वेव की लंबाई बढ़ाओ, एम्पलीट्यूड वही रहेगा। अब देखो,
जहां दो वेव कवर हो रही थी वहां अकेली एक वेव कवर हुई है, ठीक है। इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, सॉरी लैम्बडा बढ़ गया, वेवलेंथ बढ़ गया, तरंग दैर्घ्य बढ़ गया, वेव की लंबाई बढ़ गई, और एम्पलीट्यूड मतलब है एम्पलीट्यूड बढ़ाना, ठीक है। मैंने कहा इस वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। एक वर्ड और होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो इसे हम म्यू बोलते हैं, आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगी। ये जर्नल वेव थी, इसकी फ्रीक्वेंसी देखो तुरंत, ये मतलब कितनी रफ्तार से बढ़ा सकते हो, ये है फ्रीक्वेंसी। बात समझ आई, क्लियर है। अब एक वर्ड होता है बच्चे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इस इंटेंसिटी की बात करें जिसे हम तीव्रता बोलते हैं, ये वाला वर्ड। क्या आज आपको एम्पलीट्यूड पता है, आयाम? किसी का आयाम बढ़ाना तो ये हो जा, पता है। देखो मैं आयाम बढ़ा रहा हूं अपना, मैं बोलूंगा ऐसे ही, विवेक, अक्षय, यादव, योगेश, श्याम। देख रहे हो ये जो माइक है ना, मैं बोल वही रहा हूं लेकिन ये आयाम बढ़ाने का काम कर रहा, आवाज बढ़ा रहा है, तो इसने मेरी एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, क्लियर है। अब मैं आराम से बोल रहा हूं, जैसे मैंने क्या कहा, अब एक बच्चे ने कहा सर कमेंट्स आ रहा है, मैंने इस बात को बोला नॉर्मल वे में बोला कमेंट्स आ रहा है, सर कमेंट्स आ रहा है, मैंने बहुत फ्लो में बोल दिया, तो इसका मतलब क्या, मेरी आवृत्ति बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, क्लियर है। अच्छा, एक होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जिसे हम बोलते हैं, और एक होता है बच्चे तीव्रता, दोनों में डिफरेंस होता है। ये तीव्रता है, तीव्रता जिसे हम इंटेंसिटी बोलते हैं। इस तीव्रता में क्या होता है, तीव्रता के अंदर ये होता है इंटेंसिटी में कि आपको, आप बैठे हो, जस्ट इमेजिन आप बैठे हुए हो, और बैठे होने के साथ क्या है, मैंने क्या किया, अचानक से तुम्हारी आंखों पे टॉर्च लगाई, तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। या अपने फोन को देख लो भाई, फोन में कभी क्या करते हो तुम, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा कर लेते हो, कभी कम कर लेते हो, तो वो इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी है लाइट की टर्म में। अब मैं बात कर रहा हूं वेव्स की टर्म में इंटेंसिटी क्या है, बात समझ आई। एम्पलीट्यूड क्लियर है, आयाम बढ़ा देना, ठीक है। कोई बोल रहा है उसकी आवाज को तेज कर देना, वो एम्पलीट्यूड बढ़ाना होता है। सर ये बंद कर देना सर, ठीक है। और बात करता हूं इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी जो होता है वो इंटेंसिटी होती है तीव्रता, वो देखो कैसे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देना बच्चे। ये एक वेव है, मैं किसी एक बच्चे का नाम लेता हूं इसमें से, जैसे देखिए नाम लिया मैंने पंकज, ध्यान देना, पंकज, पंकज। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, पंकज, 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 पंकज। तो आपने देखा जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड भी बढ़ता है। एम्पलीट्यूड स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी ऑटोमेटिक बढ़ती है, क्लियर है। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, चलिए विपिन, हाँ तुम्हारा ही नाम लेना था लेकिन मैं भूल गया, हाँ जी इधर ध्यान देना। उसके बाद क्या है, जब इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी कब बढ़ेगी, आपने वो सॉन्ग सुना है एम्पलीफायर, एम्पलीफायर सॉन्ग सुना है। एम्पलीफायर सॉन्ग के अंदर क्या होता है, उसमें कभी देखना और उसका वीएलसी मीडिया प्लेयर में चलाना, उसमें हमेशा एम्पलीट्यूड उसका ज्यादा होगा। तो ये कहना चाहता है, मेरा पहला फर्ज था आपको इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड समझाना। एम्पलीट्यूड आयाम होता है किसी की आवाज को बढ़ा देना, इंटेंसिटी आवाज बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड उस वेव का अपने आप बढ़ेगा, जैसा कि आपने यहां प्रैक्टिकली देखा। बात समझ आई नहीं आई, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कहता है बच्चा, एक कहता है राजेश कहता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। बात सही है उसकी, इंटेंसिटी किसी की भी हो सकती है, चमक हो सकती है, मैंने दिखाया ना चमक हो सकती है। फ्रीक्वेंसी रफ्तार होती है, फ्रीक्वेंसी ये कहती है कि एक सेकंड में कितनी बार ये वेव कंप्लीट होती है, एक सेकंड में कितनी बार ये वेव जाती है। और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होती है, क्लियर है। टाइम अगर ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो टाइम ज्यादा होगा। वैसे इस चीज को, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, क्या है वेव है, प्रैक्टिकली एनालाइज करके अपना आप पे, तो वो वहां बताएंगे आपको। सर जब बताएंगे वेव्स वाला टॉपिक तो उसमें आपको अच्छे से बताएंगे, क्लियर है।
ये क्या है, मेरा मकसद था इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड समझाना। प्रैक्टिकली आयाम बढ़ा देना बिल्कुल सही है, इंटेंसिटी बढ़ा देना बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यही फॉर्मूला इंटेंसिटी की टर्म में होता तो मैं आज कैसे लिखता, ओहो आई, ये आएगा बच्चे एम्पलीट्यूड की टर्म में, इंटेंसिटी टर्म में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो यहां, बोलो क्या बनेगा, आई भाई इंटेंसिटी स्क्वायर होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा, I1 I2 कॉस फाई या कॉस थीटा, ये बनेगा इंटेंसिटी टर्म में। दिखाई दे रहा है, हाँ जी। तो इंटेंसिटी की टर्म में क्या होता है, रिलेशन पूछ लेता है, कैसे है, साउंड से क्यों रिलेटेड कर रहे हो ऑप्टिक्स को यादव जी, चलो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, कोई दिक्कत नहीं है, ये साउंड नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। आयाम नहीं पता, एम्पलीट्यूड पता, बस ये पता है। फ्रीक्वेंसी को बेटा हिंदी में बोलते हैं प्रीतम आवृत्ति, आवृत्ति। इंटेंसिटी को बोलते हैं तीव्रता। क्लियर है, हाँ। समझ के पढ़ाई करी होती करता बच्चा तो कभी दिक्कत नहीं होती उसे, अपने आप प्रैक्टिकली एनालाइज करो। अब यहां में एम्पलीट्यूड वर्ड आ गया तो मुझे बताना पड़ेगा एम्पलीट्यूड क्या, वेव्स है, साउंड है, वेव्स है, छोड़िए। चलिए बच्चे, अब ये जो होता है इसे बोलते हैं हम इंटरफेरेंस। इस इंटरफेरेंस की कुछ कंडीशन होती हैं, देखना, ध्यान देना है। देखो ये था इंटरफेरेंस, सोर्स से लाइट गई और ये था स्क्रीन। यहां पे एक फिनोमिना जनरेट हुआ जिसमें डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसी बनी, और इसे कहते हैं जिम कोहेरेंट सोर्सेस। क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस। क्लास बंद। अच्छा, इसकी कंडीशन क्या होती है, इनके बीच में जो स्मॉल डिस्टेंस होता है, एक होता है डी डिस्टेंस, स्मॉल डी डिस्टेंस, और एक होता है बच्चे कैपिटल डी। तो क्वेश्चन हमेशा यहां से आता है, वो ये कहता है ये फ्रिंजेस कब अच्छी बनेंगी, ठीक है, ये कहता है, ये कहता है कौन, कंडीशन कहता है कि किस कंडीशन में फ्रिंजेस सबसे अच्छी बनेंगी। अच्छी तब बनेंगी अगर ये जो फ्रिंज विड्थ है ना, ये जो गैप है वो नैरो हो, बहुत कम हो। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, नैरो होना चाहिए, ठीक है, नैरो स्लिट होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता, 4 ऑप्शन देके उनमें से एक गलत रहेगा। अगला कहता है इन दोनों स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, ठीक है, वो डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। राकेश गुस्सा दिखा कह रहा मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे हो, बेटा वहीं आके फौजी मार लगाऊंगा, इधर ध्यान दो। कैपिटल डी कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट, ये जो सोर्स और इसके बीच में स्लिट है, स्लिट और सोर्स के बीच में जो कैपिटल डिस्टेंस है डी, इस पे डिपेंड करती है। ये कोहेरेंट सोर्स किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन, ये चीज बोलता वो, ठीक है। तो पहली कंडीशन में वो कहेगा कि जो स्लिट हैं वो नैरो होने चाहिए, बहुत बारीक होने चाहिए। दूसरी बात ये कहता है कि इससे जो लाइट आनी चाहिए वो एक वर्णीय, मतलब होता है बच्चे मोनोक्रोमेटिक। लाइट कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णीय। मतलब मोनोक्रोमेटिक वर्ड जानते हो, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल बीम की लाइट होनी चाहिए। क्लियर है कश्यप जी, बेटा बोल रहा हूं, नैरो स्लिट मतलब आप लिखना बारीक होना चाहिए, हिंदी में लिख देता हूं, बारीक स्रोत होना चाहिए। दिखाई दे रहा है, हाँ जी, बारीक स्रोत होना चाहिए। और उसके बाद कहता है सिंगल स्लिट होनी चाहिए। दूसरा कहता है जब दोनों से जब भी हम, एक होता है वेवलेंथ और एक होता है बच्चे फ्रीक्वेंसी। मुझे एक बात बताओ, जब यहां से वेव चलेगी और एक वेव यहां से चलेगी, बताओ इसका लैम्बडा होगा, बोलो
इसका भी लैम्बडा होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। लैम्बडा क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। क्लियर है? प्रीतम बेटा क्या क्वेश्चन बार बार रिपीट करे जा रहे हो? डिफेंस की जॉब क्यों छोड़ी? इसलिए छोड़ी सर जी, 3-3 जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे यहां ज्यादा अच्छा लगता है और मेरा पूरा परिवार ही डिफेंस से रिलेटेड है, तो इसलिए मेरे लिए ये ज्यादा अच्छी जॉब थी। और मेरा मिशन है ट्रिपल आई, और वो मैं किसी को बता नहीं सकता, वो पूरा करना है। ठीक है जी, छोड़ो बेकार की बात है। कहता लैम्बडा और म्यू। लैम्बडा क्या था? अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। एक बच्चा कह रहा सर वेव्स क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहे हैं बेटा, बार बार ये यूज होगा लैम्बडा। क्लियर है? लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ। इसकी जो वेवलेंथ है ना, जो स्लिट यहां से, जो वेव यहां से निकलेगी और एक वेव यहां से निकलेगी, दोनों की कंडीशन में उसका लैम्बडा और म्यू सेम होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, लैम्बडा एंड म्यू सेम होने चाहिए दोनों की। और ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डी क्या है, कैपिटल डी क्या है। ठीक है, इसलिए उसके बाद अगली कंडीशन में आपसे कहेगा दोनों जो सोर्स हैं, दोनों सोर्स जो है, ये वाला स्मॉल डी, ये स्मॉल डी जितना कम होगा, जितना कम होगा स्लिट का फ्रिंज जो है उतना ही अच्छा डायरेक्शन आएगा, उतनी अच्छी डार्क ब्राइट बनेंगी। क्लियर है? और नेक्स्ट कंडीशन में आपसे कहता है दोनों जो सोर्स हैं उनके बीच की जो दूरी है वो अधिक होनी चाहिए। कैपिटल डी क्या है? लार्ज होना चाहिए। कैपिटल डी, स्क्रीन जितनी नजदीक होगी उतनी ही फ्रिंज विड्थ बेकार बनेगी, जितनी दूर बनेगी उतनी अच्छी बनेगी। मूवी थिएटर में देखा है, स्क्रीन को रखते हैं थोड़ा दूर रखते हैं, बिल्कुल नजदीक नहीं रखते। क्लियर है? मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, लैम्बडा और म्यू उनके सेम होने चाहिए दोनों वेव्स की जो निकलते हैं। ये कंडीशन होती है इस कोहेरेंट की। तो कोहेरेंट कंडीशन में चार में से कोई एक ऑप्शन दे के पूछ लेता है और ये पूछी जाती है। दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए, लिख लेना इस बात को, यहां लिख लेना, एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड, आयाम जिसे हम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये 5 पॉइंट्स थे, मोस्ट और मेजर इंपोर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर है? ध्यान देना जी। पूछता है इंटरफेरेंस क्या है। अब मैं आपसे पूछूंगा इंटरफेरेंस क्या है। सर जब भी किसी सोर्स में से, एक सिंगल सोर्स में से लाइट दो स्लिट में से जाती है और स्क्रीन पर एक पैटर्न बनाती है जिसमें डार्क ब्राइट, अधिकतम तीव्रता, कम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता की ऐसी फ्रिंजेस बनती हैं, उसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं। और इस इंटरफेरेंस में डार्क ब्राइट कंडीशन आती है। ये इसके लिए इंटरफेरेंस बनने की कंडीशन होती है कि वो सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए, क्लास बंद होने चाहिए। अब ये कोहेरेंट क्या चक्कर होता है? कोहेरेंट मतलब होता है उनके बीच में जो छिद्र है, वो गैप है, वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ज्यादा कर दिया एक कम कर दिया, फ्रिंज विड्थ बनेंगी नहीं। उनका जो गैप है वो सेम होना चाहिए। दूसरी बात, वो जो जितनी अच्छी चाहिए हमें, अगर फ्रिंज विड्थ अच्छी चाहिए तो वो नैरो स्लिट होनी चाहिए, बारीक सोर्स होने चाहिए। जितने कम बारीक होंगे ये उतनी ही अच्छी फ्रिंज विड्थ बनेंगे। डी व्हाट इज डी? उन सोर्स के जो S1 सोर्स और S2 सोर्स इनके नाम रख देते हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना स्मॉल डी, वो कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके बीच में गैप ज्यादा कर दिया तो अच्छी फ्रिंज विड्थ बनेंगी। हाँ, स्क्रीन को नजदीक मत रख देना, स्क्रीन दूर रखनी चाहिए। लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, एक रंग की। अगर एक कलर है रेड है तो रेड, व्हाइट है तो मतलब एक कलर रखना है। क्लियर है? उसके बाद मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, सिंगल बीम की लाइट। और लैम्बडा एम्पलीट्यूड उन सब वेव्स के ज्यादा एक सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड तो ज्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड कम है, ये गलत तरीका है। तो ये क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बनता है कि लाइट कैसी होनी चाहिए। क्लियर है? उसके बाद लाइट कैसी होनी चाहिए, ठीक है बच्चे, एक बार चाहो तो इसे हल्का सा नोट कर लीजिए। लाइट कैसी होनी चाहिए दूसरी कंडीशन में, कि डी कितना होना चाहिए, व्हाट इज स्मॉल डी, व्हाट इज कैपिटल डी, इन सबको एक बार देखो।
बच्चे कर लिया? हाँ जी, देखिए अब देखिए ये जो फ्रिंज विड्थ बनती है डार्क और ब्राइट, दो कंडीशन, ये नोट कर लिया ना। अब देखिए कोई भी पूछेगा कि फ्रिंज विड्थ फ्रिंजेस अच्छी बनने के लिए डी क्या होनी चाहिए, समान रहनी चाहिए, डी कम होना चाहिए गैप, या इस पे आधारित नहीं है, ऐसे बोल सकता है, डिपेंड नहीं है, तब आपको जवाब देना है। ठीक है, अब देखो अब क्या कहता है, एक होता है मैक्सिमा और एक होता है जी मिनिमा। मैक्सिमा बोलते हैं अधिकतम इंटेंसिटी, और ये होती है कम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता। अच्छा बताओ रिजल्टेंट क्या आया था इसमें, बोलो रिजल्टेंट क्या आया था, I इज इक्वल टू, बोलो I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos फाई। ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये आया था कि नहीं आया था जब तुम बचपन में पढ़ते थे 12th क्लास में? बोलो जी, आई इज इक्वल टू ओहो ए स्क्वेयर प्लस A1 का स्क्वेयर प्लस A2 का स्क्वेयर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ A1 A2 cos फाई। ये बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है जी? ठीक है जी। डी और स्मॉल डी में याद रखना है डिस्टेंस, डी क्या है स्मॉल डी क्या है। अब यहां से मुझे एक बात बताओ, cos फाई कब ज्यादा होगा? cos फाई तब ज्यादा होगा, मैं ये कह सकता हूं cos फाई मुझे मैक्सिमम चाहिए, मतलब +1 चाहिए, और इसमें cos फाई क्या चाहिए मुझे, मिनिमम चाहिए, -1। +1 -1 दिखाई दे रहे बच्चे? हाँ जी, क्लियर है। ये cos फाई +1 कब मिलेगा? जब ये जो फाई है इसकी वैल्यू होगी 2 पाई n, इसकी वैल्यू होगी फाई की वैल्यू 2, इसे बोलेंगे 2 पाई -1 इंटू n। पाई को रखना, सॉरी 2n पाई, 2n -1 इंटू पाई। देखो कैसे, n की जगह कोई वैल्यू रखो, ठीक है, n की जगह कोई वैल्यू रखो, 2 पाई 4 पाई, ऐसे n की वैल्यू रखते जाएंगे, ऐसे इसमें होगा। तो +1 जब आएगा, cos फाई की वैल्यू +1 में जब आएगी तो ये वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, मिनिमम आएगी तो ये वैल्यू मिनिमम मिलेगी। एक रिलेशन और होता है बच्चे इसके बीच में, मैक्सिमा और मिनिमा का रिलेशन, ये बहुत ज्यादा कई बार पूछ रखा है। एक होता है आई मैक्स और एक होता है आई मिनिमम, इनका रेशो होता है। इसे पूछता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, इसे बोलते हैं जी आई मैक्स और आई मिनिमा, आई मैक्स और आई मिनिमा। cos 0 क्या होता है? बिल्कुल सही बात है। अब बच्चा कह रहा सर 0, मैं तो, आप ले लो n की वैल्यू 0 ले लो भाई, n की वैल्यू 0 ले लो। दोबारा बताऊं योगेश, देखो बेटा इधर ध्यान दो, एक होता मैक्सिमम और एक होता मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम कब होगा सर जी? मैक्सिमम तब होगा, ये जो थीटा है ना, ये थीटा ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, क्लियर है। ये थीटा ज्यादा मिलेगा तो आई अपना आप ज्यादा आएगी। अगर ये थीटा तुमने गलती से 0 करवा दिया, बात ये रिजल्टेंट सेम है, अगर आप इसे 0 कर दोगे तो ये कम मिलेगा, बात पची कि नहीं पची। अब क्या है, ये कब ज्यादा होगा? ये तब ज्यादा होगा, अब देखो 2 पाई n की बात करूं मैं, n की वैल्यू रखो 0, बोलो cos 0 पूरा 0 बन गया। cos 0 क्या होता है? 1 होता है, होता है कि नहीं होता? 1 रखो 1, तो 2 पाई, फिर भी बात वही बन गई। अब यहां देखो, यहां की वैल्यू n के रखो, 2n - 1 में रखो, तो बताओ 1 रखेंगे कितना बनेगा? 1 - 1 0 पाई, क्लियर है? हाँ जी, रूट में होता है cos 0, हाँ 1। बात समझ आई बच्चे? हाँ जी। उसके बाद देखो, ये रिलेशन बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे ध्यान देना कि आई मैक्स का आई मिनिमा के साथ कैसा रिलेशन है। आई मैक्स का आई मिनिमा के साथ है, मतलब A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस, अच्छा ये A क्या है जी? A है एम्पलीट्यूड, क्या है? एम्पलीट्यूड। सर मैं डेली नोट्स करता हूं, इसी को पढ़ता हूं, 15 प्लस कर सकता हूं। अच्छा कोई नहीं बेटा, अभी पूरा होने दो, 12th पूरे हो जाएगी।
एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का, यहां स्क्वायर या डिफरेंस, पता क्या होगा, इस पे न्यूमेरिकल आएगा। अब सुनो न्यूमेरिकल कैसे आएगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव इज दिस एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव इज दिस। एक पहली तरंग का आयाम इतना है, दूसरी तरंग का आयाम इतना है, तो बताइए उनकी इंटेंसिटी का रेशो क्या होगा, बताइए उनकी तीव्रता का अनुपात क्या होगा। कर दोगे। अब देखो, क्या तुम्हें मैंने एम्पलीट्यूड दिया, बिल्कुल गिवन था क्वेश्चन में, दोनों का ऊपर करके ऐड करके स्क्वायर कर देना, नीचे करके डिफरेंस करके स्क्वायर कर देना, उनका रेशो आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे बेस्ड, डायरेक्ट। बात समझ आई नहीं आई? बच्चे कर लिया? हाँ जी। अब देखिए, एक बच्चा बोल रहा है सर 2 को रूट में होना चाहिए था। नहीं बेटा, रोहित, हाँ जी, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, क्वेश्चन ऐसे ही होना, क्वेश्चन ऐसे ही आता है। हाँ जी, कर लोगे ना बेटा। अरे देखो, आप बार बार ये पूछ रहे हो हाथ जोड़ जोड़ के मुझे कि सर 2 को अंडर रूट में होना चाहिए था। क्लियर है? मैं आपको एक बात बताऊं, 2 को अंडर रूट में होने का मतलब ये नहीं है कि हमने पूरे पे रूट लगाया है। इसका मतलब ये है, ओहो, जहां जहां इंटेंसिटी है वहां वहां एम्पलीट्यूड, अगर इंटेंसिटी की जगह एम्पलीट्यूड रखोगे तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, और ए अगर रखोगे तो इंटेंसिटी आई बन जाता है। बात समझ आई नहीं है? वो ये कहना चाह रहा है, अगर इसका स्क्वायर निकालोगे तो इंटेंसिटी का क्या आएगा, I1 + I2, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बन गया स्क्वायर टाइम्स में। क्लियर है? वो ये कहना चाह रहा है। तो इसका आता है A1² + A2², इंटेंसिटी के साथ रिलेटेड किया है इसे। हाँ, प्रीवियस हैं बच्चे, सब हैं। जी जी, कर लिया ना? हाँ जी, इंटेंसिटी की जगह रिलेशन करना, ऐसा नहीं कि रूट के साथ। इस ऐसे हमने कॉस पे भी नहीं लिया एंगल। क्लियर है? इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब एक बात बताओ, डेरिवेशन जब आप करते हो, डेरिवेशन बात बता रहा हूं, तो यहां स्क्वायर आता है, इनमें, इनमें स्क्वायर नहीं आता। जब स्क्वायर नहीं आता तो रूट लगाना पड़ता है। क्लियर है? चलिए, 12th में किया होगा। ये था आपका इंटरफेरेंस। अच्छा, इंटरफेरेंस के मुझे एग्जांपल बताओ। सोप बबल का दिखना, और बोलो दूसरा एग्जांपल क्या था, केरोसिन ऑयल ऑन वाटर, किसी भी पानी पे, पानी की सरफेस पे ऑयल का फैलना, वो भी किसका एग्जांपल था, बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इधर ध्यान देना। इसके बाद बात करते हैं बच्चे हम डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, अब एक बच्चा बार बार बोल रहा सर एक न्यूमेरिकल करा दीजिए। एक रोहित, इस पे न्यूमेरिकल कराऊं एक? तो बताओ क्वेश्चन, बताओ मुझे क्या था। आई मैक्स, बोलो अब साथ साथ बोलो, आई मिनिमम इज इक्वल टू, बोलो, A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर। यही था ना? अब इस कंडीशन में आपसे पूछेगा कि फॉर्मूला क्या होगा, और आपको निकालना होगा, 2 एम्पलीट्यूड दे रखे होंगे, उन एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा कि रेशो कितना आता है। बोलू क्वेश्चन, बोलू? हाँ जी, न्यूमेरिकल बोलू सबको? हाँ जी, चलो लिखिए, द रेशो ऑफ, द रेशो ऑफ, सॉरी रेशो नहीं, एम्पलीट्यूड लिखो, द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव इज 9। पहली वेव का, पहली तरंग का आयाम 9 है, और दूसरी तरंग का आयाम 1 है। तो बताओ उनकी इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा।
तो बताइए। नहीं नहीं ऐसे नहीं, 25 और वो मान चलो 25 लीजिए। ये सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा बनाता हूं, एक क्वेश्चन लिखो सब के सब। लिखना द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज 1:25, 1:25। 4:1 25, हाँ उससे भी कर दिया था बच्चे ने, कुछ बच्चों ने दिया था उससे कर दिया था। क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, अगर इंटेंसिटी का रेशो दे दे तो कर दोगे? A1 A2 ये तो है अलग अलग कंडीशन। अगर मैं इसे ऐसे बोलूं, मुझे एक बात बताओ, I इज इक्वल टू I1 I2 बोल दूं इसे, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा बोलो ये क्या हो जाएगा? A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर बोल सकता हूं नहीं बोल सकता? पहले मुझे एक बात बताओ, ये बात समझ आई? बच्चे ये तो सिंपल था, इसमें दो दे देता मैं, दोनों में पुट कर देते आप। हिंदी में बता रहा हूं, दोनों का आयाम देते कर देते पुट, ये सिंपल था। अगर दोनों की इंटेंसिटी, भाई इसे मैं I1 लिख लूं, इस तीव्रता को I2 लिख लूं, इस एम्पलीट्यूड को जोड़ के कुछ आएगा, उसको A1 लिख दिया, इसको A2 लिख दिया, लिख सकता हूं। अगर ऐसा होगा कि एम्पलीट्यूड देगा तो इंटेंसिटी का रेशियो निकलना आसान है। मान के चलो इसने दे दिया 2, इसने दे दिया 4, बोलो क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर, बोलो 4, बोलो कितना बन गया? 4 चौके 16, बोलो कितना आ गया? 1:4। 1:4 किसका रेशियो है? इंटेंसिटी का। बात समझ आई नहीं आई? क्लियर है। और अगर बच्चे हिंदी में बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, अगर वो इसका रेशो देता है, अगर वो रेशो देता है एम्पलीट्यूड का तो आप कर दोगे। अगर वो इंटेंसिटी देके एम्पलीट्यूड पूछ ले, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एम्पलीट्यूड का जब वो बनाएगा तो एम्पलीट्यूड का ऐसे लिख देगा कि जी A1/A2 इज इक्वल टू, बोलो I1/I2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? पहले ये बात बताओ, ये बात पची कि नहीं पची? बोलो ये बात बनी कि नहीं बनी? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई मैक्स आई मिनिमम बोलेगा, जब वो ऐसे देगा तो ऐसे भी निकाल देंगे। लेकिन अगर वो तुम्हें इंटेंसिटी दे दे और एम्पलीट्यूड का पूछे तो क्या आप निकाल सकते हो? हाँ जी। सपोज दैट मैंने आपको दे दिया द रेशो ऑफ टू इंटेंसिटी, द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स इज 1:25। I1 दे रखा और I2 दे रखा, बताओ व्हाट इज द रेशो ऑफ A1 रेशो A2? दो इंटेंसिटी का रेशो 1 और 25 है, तो बताइए A1 A2 का क्या रेशो होगा? बताइए जल्दी। हाँ जी बच्चे बताइए क्या होगा? 1:5। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। 1:5, 1:5 नहीं, 1/√2 गलत है बेटा। गौरव ठीक है, हाँ हाँ, योगेंद्र ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 1:5 ठीक है। बात समझ आई? अच्छा और थोड़ा सा घुमाऊं इस क्वेश्चन को, हल्का सा ट्विस्ट करूं? 3:2 होगा? नहीं 3:2 गलत बात बोल रहे हो। अब भाई ऐसे करो, इसमें जब इसे रखोगे A1 A2, बोलो 1 और 25, बोलो इसका स्क्वायर जब करेंगे स्क्वायर रूट क्या बनेगा? 1 और 5 ही तो आएगा, तो 1:5 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है ना? बिल्कुल। योगेंद्र हाँ जी क्लियर। अच्छा एक क्वेश्चन और हल्का सा, अगर वो ट्विस्ट कराएगा तो ट्विस्ट करने में क्या कह सकता है कि सपोज दैट, ऐसे क्वेश्चन डालूंगा मैं, ये सब नोट्स में डालूंगा इस तरह क्वेश्चन। क्वेश्चन ये दे दिया कि A1 है, क्वेश्चन ये दे दिया कि दो इंटेंसिटी का रेशियो है, दो इंटेंसिटी का रेशियो है, एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड निकाल देंगे, निकल जाएगा 1:5। तो क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं A1/A2 इज इक्वल टू 1/5? ओ जी बोल सकते नहीं बोल सकते? क्लियर है। अगर मैं यहां से क्रॉस करूं तो A2 की वैल्यू कितनी आएगी? 5A1 आएगी कि नहीं आएगी? पहले यहां तक बात बताओ, ये बात बनी कि नहीं बनी? 5A1 आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अच्छा
अगर क्या तुम्हारे पास A1 की वैल्यू गिवन है, A2 की वैल्यू गिवन है, ठीक है, चाहो तो आप इसमें पुट कर सकते हो इसे। ऐसे क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर देता है वो, यहां से निकलवा के यहां पूछेगा, यहां से निकलवा, लेकिन क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है। सिंपल एक जो टर्म थी मैं उसे बताने जा रहा हूं, इस तरह से याद रखना, ठीक है जी। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है इंटेंसिटी पे। मैक्सिमा और मिनिमा का केस पूछ लेता है। मैक्सिमा के केस में क्या होगा, पाई कितना होगा, एन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। चलिए जी, बच गई बहुत अच्छे से। चलो तो मुझे आप एक बात बताइए, ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत, ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत किस में आता है, किसने दिया? ऑप्टिकल फाइबर किस पे बेस्ड है? प्रकाश तंतु। बताइए। टीआईआर, बहुत अच्छे जल्दी। ये जो बच्चे जो देते ना तुरंत जवाब, हाँ जी, शाबाश। अच्छा ऐसे करो सबके सब, ऐसे ऐसे कर लिया, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। नहीं, टीआईआर एंडोस्कोपी बोल गए उत्तम जी, गलत बोल रहे हो आप। मैंने पूछा ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करती है, टीआईआर पे। हाँ, शाबाशी दे दी मैंने सबको, शाबाश 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 शाबाश। अबे देख सीवी रमन कहां से बोल गए बच्चे। हाँ जी, अनूप यादव, एक क्वेश्चन करके। अच्छा चलिए डर भगा देते हैं, इधर ध्यान देना। अच्छा मैं एक बात और पूछूं, कॉर्पलस थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी किसने दी थी? है कोई बच्चा जो जवाब दे पाएगा इसका? जल्दी। हाँ, एम्पलीट्यूड बेटा नेगेटिव भी हो सकता है। न्यूटन, बाबा न्यूटन, बहुत अच्छे। हाँ जी गौरव, यार ये अच्छा लड़का है गौरव है। कणिका सिद्धांत, एक बच्चा कह रहा सर किसने दिया, कणिका सिद्धांत किसने दिया? उस थ्योरी का नाम क्या था? कॉर्पुलस थ्योरी, कॉर्पुलस थ्योरी, न्यूटन, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन है जो सामने दे रखे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं, ठीक है जी। अगला मैं आपसे पूछता हूं, कणिका का सिद्धांत आपको पता है किसने दिया? ठीक है, चलिए बच्चे अब ध्यान देना, अब करते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, ध्यान देना जी, डिफ्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं हम। इंटरफेरेंस हो गया, देखो डिफ्रैक्शन क्या होता है, मुझे लगता है डिफ्रैक्शन के सबको एग्जांपल पता होगी। बोलो क्या बोलते हैं जी इसे? विवर्तन, ठीक है जी। अरे बेटा सुन गई, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पूरा हम बोलते हैं उसे, सीडी डीवीडी, बिल्कुल सही जवाब, सही। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो वर्ड्स पे ध्यान देते हैं। हाँ जी, अब कोई पूछ रहा सर कॉर्पोरेट थ्योरी क्या थी, कणिका सिद्धांत, भाई साहब वो मेरी पहली क्लास देखे। हाँ होलोग्राम भी इसमें आएगा, बिल्कुल सही बात है, होलोग्राफी वो इसी में आएगी। चलिए डिफ्रैक्शन ये क्या था? अच्छा बताना इंटरफेरेंस क्या था? सर जी इंटरफेरेंस वो था जब भी कोई एक लाइट किसी मोनोक्रोमेटिक में से जाती है दो स्लिट से, तो स्क्रीन पर एक फ्रिंजेस बनती है, यही था ना। अच्छा अब कहता है डिफ्रैक्शन की बात। डिफ्रैक्शन में क्या होता है? डिफ्रैक्शन में ये होता है, ये कोई सोर्स है और एक स्लिट है बीच में। कितनी स्लिट है जी? एक, वन स्लिट, ठीक है, एक स्लिट है, दो के बीच में एक स्लिट बन गई, और यहां से जब लाइट जाएगी स्क्रीन पे जाएगी, और स्क्रीन पे जाकर के ऐसे कुछ बनाएगी, और ये मैक्सिमा की कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी? सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी कि नहीं होगी?
बताओ ये बात होगी कि नहीं होगी? अरे इसमें सिंगल स्लिट लगती है, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, याद करो अपने बचपन को, याद आ रहा है 12th क्लास? तो उस बचपन में पढ़ा था डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वो सिंगल स्लिट के थ्रू होता है। अब ये मैक्सिमा होता है, तो इसमें जो है ये ऐसे ऐसे वेव्स बनती हैं, ऐसे ऐसे से। मतलब इसका मतलब क्या सर, आपने सेंटर में बहुत बड़ी बना दी और फिर उसके बाद इसका मतलब यह है कि इसकी इंटेंसिटी घटती जाती है, इसकी चमक कम होती जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, सुनना, प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूं। मैंने क्या किया, एक बंद रूम है तुम्हारे घर के, यहां बंद रूम है, बिल्कुल बंद, अंधेरा हो रहा है, और दरवाजा के बीच में थोड़ी सी लकीर होती है ना, ऐसे करके गैप बना हुआ है, और वहां से क्या किया, हल्का सा मैंने एक स्लिट बना लिया, हल्का सा कट कर लिया दरवाजे में से, और वहां से लाइट दी। अब ध्यान देना, जब वो लाइट दीवार पे जाएगी, स्क्रीन पे जाएगी, तो सेंटर में सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अरे टॉर्च को देख लो, जब उसे दे तो सेंटर में ज्यादा होता नहीं होता? और उसके बाद प्रकाश उसका सेंटर तक नहीं है सीमित, जहां लगती है वहां तो होता ही होता है, लेकिन थोड़ा 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 आसपास भी होता है। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल फोकस पे होता है, लेजर लाइट की तरह भाई एक पॉइंट ही दिखाई दे, ऐसा नहीं होता ना। वो थोड़ा 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 सा कम होने लगता है ना उसका प्रकाश, और कम होते होते इधर अंधेरा हो जाता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं डिफ्रैक्शन। बात पची कि नहीं पची? बात क्लियर है? चलो, ये ऐसे की वजह ऐसे भी हो सकता है, कैसे हो सकता है देखो, ये एक सोर्स है और ये लगा दिया ऑब्स्टिकल। क्या लगा दिया? ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल क्या होता है? एक रोधक होता है, रोकने का काम करता है, रोकने का। भाई ये सोर्स था, ये सोर्स लगा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, लाइट ऐसे जाएगी, जब ऐसे जाएगी तो स्क्रीन पे बहुत बड़ा अंधेरा बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां बनेगा। ये अंधेरा सिर्फ इसके सामने तक रहेगा या थोड़ा सा और भी रहेगा, और उसके बाद यहां उजाला होने लगेगा? बात समझ आई नहीं है? तो यहां सेंट्रल में मैक्सिमा होगा डार्क, यहां सेंट्रल में मैक्सिमा होगा उजाला। लेकिन डिफ्रैक्शन कहने का मतलब यह है कि जहां तक लाइट जाती है वो ही नहीं होता, उसके पीछे भी थोड़ा 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 सा इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस। इंटरफेरेंस भी तुमने पढ़ा था, इंटरफेरेंस जिसे क्या बोलते थे हम? व्यतिकरण। ठीक है, और इस व्यतिकरण के अंदर क्या था? व्यतिकरण में ये था, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, ठीक है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में यह था कि सर सतरंगी यहां भी बनता है और सतरंगी यहां भी बनता है। दोनों में डिफरेंस यह है कि यहां लेयर बनती है, यहां लेयर नहीं बनती। दोनों में डिफरेंस यह है कि ये दो बार स्लिट होती है, इसमें दो स्लिट लगती हैं, इसमें एक स्लिट लगती है। तीसरा डिफरेंस यह है कि इसमें जो फ्रिंज विड्थ बन के आती हैं, उन सब की इंटेंसिटी समान रहती है, उन सब की जो चमक है वो समान रहती है। क्लियर है? और लेकिन इसमें जो इंटेंसिटी है, क्लियर है, वो घटती जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ऐसे जब इसकी इंटेंसिटी के बारे में बता दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और एक तो इसका ये होगा कि इंटेंसिटी जो इसकी तीव्रता है वो सेम रहेगी, यहां तीव्रता घट जाएगी। दूसरा, इनके बीच में जो गैप है वो हमेशा सेम रहता है और इनका गैप कम ज्यादा होता रहता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। क्लियर है? बात समझ आई? पोलराइजेशन मैंने आपको कराया था कि कोई भी अनपोलराइज लाइट होती है, पोलराइजेशन के बारे में बता देता हूं। अच्छा, पोलराइजेशन का एग्जांपल बताना जी, बताओ एक बार। हाँ जी, पोलराइजेशन के एग्जांपल बताना, हिंदी में बोला करो। अपदेश, ठीक है बेटा, कोशिश मेरी हिंदी में ही रहती है। हाँ, देखो अब बात करता हूं, पोलराइजेशन का एग्जांपल ही रखा से आ जाएगा। सनग्लासेस, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। सनग्लासेस, और बताई थी ना एरोप्लेन की विंडो, हाँ वो भी होती है। पोलराइजेशन क्या होता है देखो,
ये जो लाइट है, इस लाइट को हम बोलेंगे बच्चे अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट। अध्रुवित। क्लियर है? अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है ऐसी लाइट जो ऑल डायरेक्शन में फैलती है। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, उसके बाद ये होता है पोलराइज्ड लाइट। जब इसे किसी स्लेट में से पास किया जाता है, और ये निकोल की बनी होती है, निकल की बनी होती है, ये स्लेट है, जब यहां से जाएगा तो इसमें से कौन से वाला हिस्सा जाएगा? ये वाला जाएगा ना। जब ये जाएगा तो ये लाइट कैसी बन जाएगी? ऐसे। इसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम कहते हैं कि ऐसी लाइट ध्रुवित कही जाएगी। क्या होगी जी? ध्रुवित। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, अगर मुझे एक बात बताओ, इस लाइट को, ये लाइट यही है, इसकी जगह मैं इसको निकोल प्रिज्म को ऐसे लगा देता इसके सामने, तो कौन सी वाली लाइट इसमें से निकलती? ये वाली निकलती ना। ठीक है, तो ये भी कौन सी होती? ध्रुवित होती, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, एक ऑप्शन दे रहा हूं, ए। इनमें से कौन सी प्लेन पोलराइज्ड है? इनमें से कौन सी ध्रुवित है? चार ऑप्शन है तुम्हारे पास, बताना कौन सी ध्रुवित है। सी। मोर देन टू ऑप्शंस भी हो सकते हैं जी। जल्दी से जवाब आना चाहिए, ए बी सी डी की टर्म में। कौन सी पोलराइज्ड हैं, मतलब कौन सी ध्रुवित हैं, इन चार ऑप्शनों में से। बताइए। हाँ जी, ये लास्ट टॉपिक था आपका। हाँ जी, आंसर आ रहा है डी, सी और डी, सी और डी। हाँ जी, डी, डी, बी सी डी, डी। शायद किसी एक का आंसर सही आ जाए। सी। मैंने कहा ना, मोर देन टू ऑप्शन हो सकते हैं। सी और डी, सी और डी, डी डी डी। नहीं, मुझे खुशी नहीं हुई। सोच के बोलना, थोड़ा सा सोच के बोलना। सी और डी, सी और डी की आवाजें लग रही हैं, लेकिन अफसोस ये गलत जवाब। ओहो, किसी एक बच्चे ने आंसर दिया था अभी। कमेंट्स इतनी तेज आ रही, दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल सही जवाब। क्या नाम था बच्चे का? पढ़ नहीं पाया, प्रभु या कुछ ऐसे लिखा हुआ था। कमेंट्स बहुत तेज है जी, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा। रोहित, हाँ ठीक था। देखो बच्चे, इसका सही जवाब होगा, चलिए सुन लेना, ये ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि ये पोलराइज्ड हो जाए। ऑप्शन सुनना ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, आपने जैसा बताया। मुझे एक बात बताओ जी, क्या ये पोलराइज्ड है? हकीकत में पता सर ये कैसे है? हकीकत में सर ये ऐसे है, देखो ये दिख रहा है मार्कर, और ये डॉट दिख रहा है, डॉट। मार्कर और डॉट दिख रहा है। डॉट का मतलब है इसमें है लाइट, ऐसे है, दो एक्सिस हैं, देख लो। ये एक तो मैं ऐसे दिख रही है, और ये डॉट। ऐसा हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगी। करेक्ट क्या होगी? ये क्या, ये ऐसा दिख रहा नहीं दिख रहा? देखो ये वाला मार्कर, डॉट 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 डॉट, तो ये होगा, बी होगा। और डी तो होना ही होना है, जिनका आंसर था, पिंटू ने बोला था बी और डी, बिल्कुल सही जवाब। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी और डी। ये क्यों नहीं हो सकता, ये बात बनी कि नहीं बनी? क्लियर है? चलिए जी, बहुत अच्छा। और यहां आकर के हमारी पूरी ऑप्टिक्स कंप्लीट होती है।
अगली क्लास में नोट्स डिस्कशन, क्वेश्चंस डिस्कशन और ये सब कुछ करके फिर हम एक टॉपिक लेंगे, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स। चलते हैं बच्चे। हाँ जी, शाम को क्लास नहीं है मेरी, ठीक है जी। ओके बच्चे, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, ठीक है जी।